अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग हमारे रेगुलर एसे एंड कंपोजिशन की प्रिपरेशन के हवाले से नहीं होगा, बल्कि आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन के हवाले से। तो करंट अफेयर्स के इसी सेशन को आगे रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट एजेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मेरी वीडियोस आगे तक पहुंच सकें, आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड दीगर एस्पायरेंट्स भी इससे इस्तेफादा कर सकें। तो आज के व्लॉग में हमने वेडनेसडे का जो शुमारा है डॉन अखबार का, उसमें जाहिद हुसैन साहब का एक ओपिनियन है, उससे फोकस करेंगे। एब्सेंट स्टेट अकाउंटेबिलिटी, ये आर्टिकल बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर ऑफ प्रेजेंट डे सिचुएशन इन पाकिस्तान, जहां पर रियासत खुद को अकाउंटेबल नहीं समझती। इस हवाले से जाहिद हुसैन साहब ने ओपिनियन पेश की है अपनी। ये इनकी पर्सनल ओपिनियन है जिसे डॉन ने जगह दी है। अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक होने के साथ साथ जो है एसे के अंदर और प्रेसी के अंदर, इवन इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्टली भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एक सॉलिड मैं टिप दे दूं कि करंट अफेयर्स के पेपर में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि उनकी जो ये इंटरप्रिटेशन होती है, आप जो इसमें पढ़ते हैं उसको हाउ डू यू इंटरप्रेट, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात याद रखें कि इस टिप को मैं आप आगे जाके मजीद इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू जस्ट डाइजेस्ट इट, बट यू हैव टू रिमेंबर द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। आपकी अपनी तशरीह क्या कहती है इसकी, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन व्हाट डज योर माइंड से अबाउट इट। सो ये डिस्कशन एक ओपिनियन आर्टिकल से हम जो ले रहे हैं, उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि जब स्टेट खुद को जवाब दे समझना छोड़ देती है तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ एक लेबल रह जाती है। यहाँ से एग्जामिनर को मिलता है गवर्नेंस। यहाँ आप देखेंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहेगा। एग्जामिनर आपसे दो चार चीजें चाहता है कि जब आप इस चीज को पढ़ें तो पढ़ने से पहले ही आप ये बताना शुरू करें कि इसमें क्या क्या चीजें कवर अप हो सकती हैं। इसमें गवर्नेंस कवर अप हो सकती है, रूल ऑफ लॉ कवर अप हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसमें आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जो यानी आइन का जो तवाजुन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, इसके हवाले से बात की गई होगी। यानी आपको यू शुड बी एक्सपर्ट इनफ या यू शुड बी एविड रीडर मच इनफ टू नो दैट कि ये एक आर्टिकल है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। देन यू स्टार्ट रीडिंग इट एंड एनालाइजिंग, इससे आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन डेवलप होगी। तो ये सब एक ही जगह पर आपको चीजें मिलेंगी। अगर आप CSS हो या PMS हो या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो CCE एग्जाम है उसके हवाले से कोई तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके लिए गोल्ड माइन साबित होते हैं। यानी इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं ये आपके दिमाग को खोलने के लिए काफी होते हैं। वीडियो कंटिन्यू रखिएगा और अगर कंटेंट आपको ये यूजफुल लग रहा है तो लाइक करना इसे मत भूलिएगा। चलते हैं जी आगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं, उन हाईलाइट किए हुए एरियाज के अंदर से ही आपकी अपनी समरी आप बना सकते हैं, या चाहें तो आप इसे मजीद समझने के लिए मजीद आर्गुमेंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आर्टिकल का अगर ओपनिंग सेंटेंस देखेंगे तो ओपनिंग सेंटेंस क्या कहता है कि अकाउंटेबिलिटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड रूल्स बेस्ड सिस्टम। यानी कवायद व जवाबित यानी कानून पर मुबनी जो निज़ाम होता है उसकी जो खास बात होती है वो क्या होती है कि डेमोक्रेसी का मतलब जो है बेसिकली सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता। इलेक्शंस इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि पावर का जवाब देना। आपको एक नेमत अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत से नवाजा उसका आपने जवाब देना है। आपको अकल दी, एक नेमत है, उसका आपने जवाब देना होगा। एनीथिंग दैट इज अ ब्लेसिंग, पावर इज अ ब्लेसिंग, यू हैव टू बी अकाउंटेबल ऑफ। ऑथर ये भी कहता है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम्स जो हैं वो उनका जो उनमें अकाउंटेबिलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी एहतसाब, जवाब देना। अथॉरिटेरियन सिस्टम्स क्या होते हैं? अथॉरिटेरियन सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वन मैन शो चलता है, वन मैन बंदा एक हुक्मरान हो गया और वो 30-40-15 साल तक, 20 साल तक वही हुक्मरान चलता रहा। अफ्रीकन कंट्रीज की मिसालें आपके सामने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको खलीजी ममालिक की आपको मिसालें सामने मिलेंगी कि वन मैन वन शो, ठीक है। तो ये एग्जाम के एंगल से देखेंगे तो ये पॉइंट आप एसे के इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के एनालिटिकल जो सेशंस या पैराग्राफ्स आप लिखते हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं। ड्रैकोनियन लॉज की मिसाल दी गई है। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ड्रैकोनियन लॉज टू कर्ब डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो पैका कवानीन है, इस तरह के जैसे लॉज होते हैं उन पे फोकस किया गया है। आर्गुमेंट दी गई है कि ये स्टेट क्रिटिसिज्म को
जो है ना क्राइम बना के पेश किया जा रहा है। तो लॉज का काम जो है वो मुखालिफ आवाज़ को क्रश करना नहीं होता, कुचलना नहीं होता, बल्कि सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। अगर कोई शिकायत कर रहा होता है तो शिकायत के बाद उसका अजाला किया जाता है, ना कि शिकायत करने वाले को आप मार ही डालें, ठीक है, या उसका गला घोंट दें। सो दिस इज व्हाई दे आर नोन एज द ड्रैकोनियन लॉज टू कर्ब डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक केसेस का रेफरेंस दिया गया है। अगर आप देखें कि 2 लॉयर कम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैव बीन सेंटेंस्ड टू अ टोटल ऑफ 17 years rigorous imprisonment for tweeting and retweeting some posts deemed by the authorities as seditious, यानी ट्वीट्स को बुनियाद बनाकर और रीट्वीट करने को बुनियाद बनाकर बगावत के मुकदमे में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है 2 वकीलों को, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यानी इंसानी हुकूक के कारकुन भी हैं। सो स्टेट और डेसेंट का ताल्लुक क्या है? अगर आप आगे चलते हुए पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 लोग जिनके ऊपर आजकल बड़ा ही केस चल रहा है, लेट अस नॉट टेक द नेम्स ऑफ दोज हस्बैंड एंड वाइफ कपल, तो बहुत क्लियर लाइन आती है कि ये गवर्नमेंट हर डिसेंटिंग वॉइस से थ्रेटन लगती है, यानी उसको क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस इज पनिशेबल अंडर दिस ड्रैकोनियन लॉ, दस मेकिंग द स्टेट एंड द गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल। तो अगर मुखालफिन की आवाज़ से अगर हुकूमत खौफजदा है तो अल्टीमेटली उसके लिए इलाज भी ढूंढेगी। सो ये दीज आर द ड्रैकोनियन लॉज अबाउट जिसके बारे में ये जाहिद हुसैन साहब बात करते हैं। यहाँ एग्जामिनर को आप क्या दिखाएंगे कि आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इट विल डेवलप a kind of and show as well your confidence, ठीक है। और साथ साथ इसमें ये कॉन्फिडेंस भी बताने की कोशिश की गई कि रियासत कितनी कॉन्फिडेंस है और उसे इनसिक्योरिटी किस चीज़ से महसूस होती है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जो हैं वो मजबूत हुकूमतें, रियासतें जिन्हें आप समझते हैं वो क्रिटिसिज्म से थ्रेटन नहीं होती, उसके अलाउ करती हैं, इजाज़त देती हैं। वीक स्टेट्स यूजुअली जो है वो क्रिटिसिज्म को सप्रेस करती हैं। सो ऐसे में अगर आप बात करें तो इसे आप एक आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स समझ सकते हैं और उसे इसके तौर पर आप इसे यूज भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी और पार्लियामेंट की मिसाल देखें, सुपीरियर जुडिशरी मेकिंग इट एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आगे चलते जाएंगे तो आर्टिकल आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जुडिशरी और पार्लियामेंट के रोल की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देना, ये दोनों पॉइंट्स करंट अफेयर्स के एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। और अगर आप बैलेंस्ड लैंग्वेज यूज करेंगे तो यहाँ भी ब्लेम गेम नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस को हाईलाइट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्ड पावर और स्टेट वीकनेस की बात करेंगे तो भी आपको इन्हीं 3 पैराग्राफ्स में मिल जाएगी। पैका एक्ट के बारे में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये चीजें हैं। एक बहुत मैच्योर ऑब्जर्वेशन आर्टिकल में ये है कि स्टेट जब अपने ही अवाम के खिलाफ हार्ड पावर यूज करती है तो वो स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक हो जाती है। सो अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको नजर आएगा। ये देखें, द यूज ऑफ हार्ड पावर अगेंस्ट इट्स ओन पीपल मेक्स एनी स्टेट वीकर। अगर कोई रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ सख्त ताकत का मुजाहरा करती है तो वो अपने आप को कमजोर कर रही होती है, ठीक है। सो कंक्लूडिंग की तरफ, पार्ट्स की तरफ जाएंगे तो कंक्लूडिंग पार्ट्स में आप देखें कि आर्टिकल का कंक्लूडिंग आइडिया इस पूरे हिस्से के अंदर आपको जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया वो ये है कि रियल डेमोक्रेसीज में टॉप स्टेट ऑफिशियल्स भी लॉ से ऊपर नहीं होते। दिस इज व्हाई 27th अमेंडमेंट ग्रांट्स प्रेसिडेंट एंड द डिफेंस चीफ्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसी चीज को जाहिर करने के लिए बताया गया है कि जो असल जमहूरियतें होती हैं उसमें आला तरीन ओहदेदारों हुक्काम को कानून से बालातर नहीं समझा जाता। स्टेट तब स्ट्रांग होती है जब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करती, ना कि जब वो राइट्स छीन कर लोगों को कंट्रोल करे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज है मैं आपके साथ शेयर की कि करंट अफेयर्स का जो स्ट्रॉन्ग आंसर वो होता है जहां फैक्ट्स भी हों, एग्जाम्पल्स भी हों, और उस फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन को सिर्फ न्यूज रिपीट करना आपने नहीं होता कि जैसे ये एक लिखा हुआ है आपने एज इट इज मिनोइन आपने इसको छाप दिया, लेकिन न्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक लेंस से देखना आपको करंट अफेयर्स में महारत देगा। डॉन जैसे जो आर्टिकल्स होते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स, ये आपके एग्जाम के लिए मटेरियल है। बेसिकली ये गोल्ड माइन है जिनको आप पढ़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जिसे आप POV लिखते हैं, उसको बेहतरीन कर सकते हैं। सो इसके साथ ही अगर आप देखें तो मैंने इसमें से कुछ अल्फाज निकाले हैं, कुछ सेंटेंसेस इसमें से शुमार किए हुए, तो वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि जिस तरह से आप एसे के बाद कंपोजिशन का पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने कुछ जो है ये जुमले इसमें से तलाश किए हैं और उनको तर्जुमा करने की कोशिश की है। देखें, अकाउंटेबिलिटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड रूल्स बेस्ड सिस्टम, यानी जवाबदेही जमहूरी और कानून पर मुबनी निज़ाम का लाजमी जुज़्व है,
ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس دیکھیں, دیر از نو سچ کانسیپٹ آف ریسپانسبلٹی انڈر اتھارٹیرین رول. یہ شروع کے جو جملے ہم نے جن کے اوپر بحث کی یہ وہی جملے ہیں کہ آمرانہ نظام میں ذمہ داری کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا کہ کس کو جواب دہ قرار دیا جائے, کس کی ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا ہے. اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریسپانسبل پرسن. دا گورنمنٹ seems threatened by any voice of dissent. حکومت ہر اختلافی آواز سے خوف زدہ دکھائی دیتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جملہ ہے, the use of hard power against its own people make any state weaker. اپنے ہی عوام کے خلاف طاقت کا استعمال ریاست کو کمزور بناتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. ورڈز کے ساتھ میں نے سینونیمز بھی دیے ہیں جو کہ پارٹ آف کمپوزیشن سیکشن کے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رسپانسبلٹی, انسربلٹی کا سینونیم آپ یوز کر سکتے ہیں, اور ان کے انٹونیمز دیکھیں. ارریسپانسبلٹی اور امپیونٹی, جواب دہی اس کی میننگ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. اتھارٹیرین, آٹوکریٹک, ڈکٹیٹوریل. ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ اتھارٹیرین یعنی مطلق العنان حکمران ہوتا ہے یعنی آمیر ہوتا ہے, اور اس کا اینٹونیم ہوگا ڈیموکریٹک یعنی لبرل. ڈائسنٹ مخالف آواز کو کہتے ہیں, اختلاف رائے کو کہتے ہیں. ڈس ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں, اسے پروٹیسٹ کہہ سکتے ہیں, اور اس کا جو اینٹونیم ہوگا وہ ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں, اور کمپلائنس کہہ سکتے ہیں یعنی تعمیل. ڈریکونین کالے قانون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈریکونین سخت یا ظالمانہ قانون کو کہتے ہیں. ہارش, سیویئر, اور اینٹونیم اس میں آپ لے سکتے ہیں لینینٹ, مائلڈ. اعتدال یا معتدل مزاج, سخت یا ظالمانہ. تو یہ آج کا بلاگ ہم کوشش کرتے ہیں یہیں تک ہی رکھتے ہیں. اگلے بلاگ میں پھر کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.